to request you that you will bear me for a few minutes. If I speak in Hindi, मैं हिंदी में बोलने का प्रयत्न करूंगा। और हमने जैसे सरस्वती वंदना से शुरू किया था, तो ऐसा ही एक श्लोक मैं सरस्वती वंदना से ही शुरू करना चाहूंगा। उसमें से मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा। आरूढ़ा श्वेत हंसे भ्रमति जगगणे दक्षिणे चाक्षसूत्रम वामे हस्ते च दिव्यांबर कनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वारयन्ती स्वगर्गर्जपै शास्त्र विज्ञान शब्दैः क्रीडन्ति दिव्य रूपा कर कमलधरा भारती सुप्रसन्ना। तो सरस्वती की जब इस श्लोक में वंदना की गई, तो देवी सरस्वती जो विद्या और कला की देवी है, उनके स्मरण में ये कहा गया कि ज्ञान विज्ञान शब्दैः, ज्ञान और विज्ञान, जैसे मैडम ने भगवत गीता कोट किया था, क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ी फॉर्मेलिटी स्किप कर रहा हूं। मैं अंत में सबका धन्यवाद करूंगा, जिससे मैं अपने विषय पर तुरंत चला जाऊं। तो ज्ञान विज्ञान शब्द ही इस श्लोक में ध्यान आया है। और श्रीमद् भगवत गीता में भी अर्जुन जब पूछते हैं कि भाई हे कृष्ण, ये हम कैसे, इतना क्लिष्ट ज्ञान है, इतना जो कठिन ज्ञान है वो हम कैसे प्राप्त करेंगे, और ये ज्ञान कैसा है, तो कृष्ण बताते हैं ज्ञानम विज्ञान सहितम। ये जो भी ज्ञान है, जो भारतीय दर्शन का ज्ञान है, वेदादि शास्त्रों का, संस्कृत वांग्मय का ये जो समुद्र है, उसका जो ज्ञान है वो विज्ञान सहित है। वो ज्ञान विज्ञान सहित है। तो ये विज्ञान सहित जो ज्ञान है उसका प्रयोग, हेलो, ये जो विज्ञान सहित का ज्ञान है उसका प्रयोग न होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में हमें इस ज्ञान का परिचय नहीं मिल पाया, और पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में, उस वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल के प्रभाव में हम उससे वंचित रहे। और ये भी कारण है कि हमारा जो विकास होना चाहिए था इन कंपैरिजन विद द वेस्ट, पाश्चात्य जगत के, तो आप कहेंगे कि तो फिर उनका विकास कैसे हुआ। तो आज मैं बताने का प्रयत्न करूंगा कि उनका विकास भी तब हो पाया जब उन्होंने हमारे ज्ञान विज्ञान का ट्रांसलेशन से ही सही अभ्यास किया, अपने यहाँ उसको यूनिवर्सिटीज में सब जगह स्थान दिया, और उसके अभ्यास के द्वारा उनकी इमेजिनेशन है, आइडियाज हैं, वो खिल उठे, और उसका श्रेय वो देते हैं। हम जब गणित पढ़ते हैं, आज गणित के लिए वर्कशॉप है, दूसरे विषयों में भी ऐसा ही हो रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स सब में, तो गणित में हम ज्यादातर पाश्चात्य गणितज्ञों के ही नाम देखेंगे, जैसे कि सर धर्मेंद्र सर ने बताए, ऐसे भारतीय गणितज्ञों के नाम हम बहुत कम सुन पाते हैं। और ये जो भारत की जो इंडियन हेरिटेज ऑफ मैथमेटिक्स है, उसका जितना श्रेय भारत को, भारत विश्व दे, उससे पहले भारत को तो देना पड़ेगा। तो उसी के प्रयास के रूप गणित का भारतीयकरण हो, शिक्षा का भारतीयकरण हो, ये हमें एनईपी 2020 में एक बहुत सुअवसर प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। सो मैं अपने इस प्रेजेंटेशन में प्रयत्न करूंगा कि अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा अच्छा जी, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। ओके, ये स्क्रीन शेयर कीजिए तो। अब वहां प्रेजेंटेशन में चले जाइए, स्क्रीन चेंज करके आएगा। ओके, तो यहाँ मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा, और आगे जो महानुभावों ने कुछ बातें रखी हैं उसके विषय में भी साथ में मैं बताऊंगा कि भारतीय दर्शन, इंडियन जो है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसको भारतीय दर्शन शास्त्र या भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में, भारतीय नॉलेज सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। उसी को आईकेएस या इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं। तो क्यों भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा, क्यों? क्योंकि जो भी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके मूल में भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलोसॉफी है। वो कहाँ है? पहला प्रश्न तो वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसको उसका इंटीग्रेशन क्यों होना चाहिए, गणित हो तो गणित के विषय में, ऐसे ही अन्य विषयों में, और क्यों उसको एनईपी 2020 में इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला है, और हमें इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। आगे है भारतीय दर्शन क्या है, और उसके आगे है भारतीय गणित और भारतीय दर्शन कैसे कनेक्टेड है, उन दोनों का संबंध क्या है, और बाद में मॉडर्न मैथमेटिक्स और भारतीय गणित के ऊपर भी कुछ बात हम करेंगे।
नेक्स्ट प्लीज। तो भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों? नेक्स्ट। तो वेस्टर्न फिलो अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो गैलीलियो ने जब कहा कि पृथ्वी गोल है, अर्थ इज स्फेरिकल, तो उसको उस समय की जो वहां की स्पिरिचुअल अथॉरिटी थी और वहां की जो राज्य सत्ता थी, उन्होंने उसको फांसी की सजा सुनाई थी। और ये इस कारण हुआ कि उसने ऐसी बात कही कि जो उनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो गवर्न कर रही थी वहां की राज सत्ता को, उसको नामंजूर था, स्वीकार नहीं था। तो ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी शिक्षक ने, किसी शोधार्थी ने, किसी रिसर्चर ने, किसी ऋषि ने, आचार्य ने कुछ बात प्रस्तुत की हो जो यूनिवर्सल हो, जो सत्य हो, और उसको ऐसा कुछ सहन करना पड़ा हो। आचार्य चाणक्य को जब सहन करना पड़ा तो उन्होंने पूरी राज सत्ता पलट दी थी। तो ऐसे ऐसे दृष्टांत हमारे यहाँ मिलते हैं कि सत्य को लेकर हम कितने दृढ़ हैं, दृढ़ निश्चयी हैं कि हम सत्य नहीं छोड़ेंगे, प्राण छोड़ देंगे। तो ऐसा वहां पर नहीं हुआ। और उसका रीजन है कि जो वेस्टर्न फिलोसॉफीज हैं, अलग अलग फिलोसॉफीज हैं, वहां के कल्चर हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफी और जो साइंस है, उस दोनों के बीच तालमेल बहुत कम बनता है, वो लोग एक साथ नहीं जाते हैं। ऐसा वहां के शोधकर्ताओं का, स्कॉलर्स का, रिसर्चर्स का अनुभव रहा। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो भी थ्रू मिडल ईस्ट, एशिया, भारत का जो भी ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान के जरिए उन्होंने भारत तक पहुंचने का प्रयत्न किया। और खास करके पिछले 2000 वर्षों में उनको जितना भी भारतीय ज्ञान, और पिछले 400-500 वर्ष में विशेष करके जो संस्कृत वांग्मय उनको प्राप्त हुआ, उसका ट्रांसलेशन फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, ये सब भाषाओं में हुआ। और तब जाकर पिछले 400-500 वर्ष में हम देखते हैं कि विश्व में औद्योगिक क्रांति आई, वैज्ञानिक क्रांति आई। तो महाभारत में कहा गया, योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च। तो ज्ञान, विज्ञान, कला की जितनी भी शाखाएं हैं, उसकी बात रामायण में आती है, महाभारत में आती है, पूरे संस्कृत वांग्मय में आती है। किसी को नहीं छोड़ा जाता है, किसी को कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप या कोई भी सोच सकता है कि भाई ऐसे तो फिर गणित का विषय के ऊपर कितनी टेक्स्ट बुक है प्राचीन, तो वो भी है संस्कृत वांग्मय में। लेकिन बहुत सारे विषयों की टेक्स्ट बुक इसलिए हमें देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि सब कुछ इंटरडिसिप्लिनरी था। जैसे सर ने बताया कि संगीत में बहुत सारा गणित है, सिक्वेंसेस हैं और ऐसे कैलकुलेशंस हैं। ज्योतिष जो एक विषय था कि जिसको अब आजकल लोग केवल फलित ज्योतिष मतलब क्या, किस कुंडली का क्या रिजल्ट मिलेगा, उसी के ऊपर निर्धारित समझते हैं। जबकि आज का हमारा एमएससी या एमफिल या पीएचडी हुआ एक स्टूडेंट, एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट उसने लिया हो, मतलब रिलेटेड टू रिलेटिविटी, कॉस्मोलॉजी, ये सब पढ़े हो, फिर भी वो कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं कि सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स कब होगा नेक्स्ट। जबकि हमारे जो पंचांग बनाने वाले हैं वो ये कैलकुलेशंस पहले हाथ से करते थे, अभी भी करते हैं। अभी भी हाथ से बने हुए पंचांग बनते हैं, बनाए जाते हैं, कंप्यूटर से भी बनते हैं, बट दे आर लेस ऑथेंटिक। प्रीवियस वन प्लीज। तो दर्शन, विज्ञान और व्यवहार। दर्शन वो होता है जो समाज की मान्यता है, एक कल्चर का जो दर्शन है वो होता है, जो भारत का दर्शन रहा उसमें, विज्ञान में। और जो व्यवहार होता है, इतिहास होता है, उसमें हमारे यहाँ सामंजस्य बना रहा, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहा, वो साथ में चले। और इसीलिए मत्स्य पुराण में कहा गया है, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। तो एक जो सूत्र होता है वो केवल दर्शन का सूत्र ना होकर वो ज्ञान, विज्ञान, गणित, कहीं पे गणित का सूत्र बनता है। जैसे आगे हम दृष्टांत देखेंगे कि जो प्रसिद्ध वैदिक गणित के सूत्र हैं उसमें दर्शन ही है, दर्शन से ही वो सूत्र भी प्राप्त हुए और बाद में वो गणित के भी काम आए हैं। ऐसा भौतिक विज्ञान में भी हुआ है, फिजिक्स में भी है सूत्र, केमिस्ट्री में भी ऐसे सूत्र हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो पाश्चात्य विद्वानों ने क्या किया, अपनी सभ्यता, संस्कृति या जो उनका जो भी फिलोसॉफी था उसके द्वारा जब उनको उतनी, वहां भी ऐसे विद्वान हुए या ऐसे सत्य के जिज्ञासु हुए, तो उन्होंने भारत से जो ज्ञान मिला उसका अभ्यास किया और उसके आधार पर सब कुछ कार्य आगे बढ़ाया। तो मूल बात जो है हमारे सभ्यता और फिलोसॉफी में, दर्शन में, ये है कि हम सत्य की उपासना करते हैं, सत्य क्या है उसकी खोज करते हैं। अब ये सत्य कौन सा? तो पाश्चात्य फिलोसॉफी में, वेस्टर्न रिसर्च मेथोडोलॉजीज में सत्य किसको बोला जाता है? वेस्टर्न रिसर्च मेथोडोलॉजीज में सत्य उसे बोलते हैं कि भाई, फॉर एग्जांपल एक मैं बता रहा हूं कि भाई उन्होंने पहले बताया कि मनुष्य पृथ्वी पर 5000 वर्ष पूर्व आए। बाद में उनको मिला कि अरे ये तो 20,000 साल पुराना हथौड़ा मिला है। उसका कार्बन डेटिंग किया तो हथौड़े का जो हाथ था, लकड़ी का हत्था था,
वो 20,000 साल पुराना निकला। तो उन्होंने कह दिया कि ये मनुष्य नहीं बनाया होगा, तो मनुष्य नहीं, 5,000 वर्ष पहले नहीं, 20,000 वर्ष पूर्व आया। बाद में उनको मिला कि भाई ये 3 लाख वर्ष पूर्व का एक मम्मी मिला है, या कुछ ऐसा अवशेष मिला है मनुष्य का, जीव अवशेष मिला है मनुष्य से संबंधित। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मनुष्य 3 लाख वर्ष पूर्व पहले पृथ्वी पर आया था, या सभ्यता पनपी थी। तो ये दिस इज नॉट द वे ऑफ सर्चिंग और रीचिंग द ट्रूथ। ठीक है। और इसके लिए सत्य की हमारी यहाँ व्याख्या है त्रिसत्य, त्रिसत्यम। त्रिसत्यम अर्थात जो तीनों कालों में सत्य हो, मतलब जिसको आपको बार बार चेंज ना करना पड़े, जो भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में सत्य ही ठहरे। सो व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ? तो जो रिलेटिव ट्रूथ वाली बात है या पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात है, उसको हमारे दर्शन में, भारतीय सभ्यता में सत्य नहीं माना गया। और पूरा जो संस्कृत वाङ्मय है या भारतीय दर्शन है, वो उसी सत्य पर आधारित है। और ऐसे ही सत्य से संबंधित गणित के, विज्ञान के, कला के सिद्धांत जो है, वो हमें इसमें से प्राप्त हुए हैं। और इसी कारण से बहुत सारे दृष्टांत हम देखेंगे कि जो पाश्चात्य वैज्ञानिक रहे, अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर ओपनहेमर से लेकर, वो बहुत कुछ भारतीय सभ्यता और ज्ञान को सराहते थे, उसका अभ्यास करते थे और उसको श्रेय देते थे। नेक्स्ट प्लीज। ये एकमात्र दृष्टांत है, ये एकमात्र दृष्टांत है। पंचतंत्र की कथाएं आपने सुना होगा, हितोपदेश, कार्टून के फॉर्म में देखी होगी या फिर कहानियों के फॉर्म में सुनी या पढ़ी होगी। आप देख सकते हैं, एक लिस्ट है ये संस्कृत में। ऐसा, ये जो भी डेटिंग दिख रहा है कि भारत में ईस्वी 500 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 2500 वर्ष पूर्व बना, ये सब वेस्टर्न डेटिंग है। इसको हम नहीं मान सकते, ऐसे इसके कोई एविडेंस नहीं होते हैं, पर रेफरेंस के लिए लिखा है। तो भारत में जो पंचतंत्र की संस्कृत कथाएं बनी, संस्कृत में हितोपदेश पंचतंत्र की, उसका ट्रांसलेशन थ्रू मिडल ईस्ट, ये सारा लिटरेचर थ्रू मिडल ईस्ट गया, पिछले 2-2.5 हजार वर्षों में गया है। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं। तो पहलावी जो पर्शियन लैंग्वेज थी, उसमें 1,000 साल बाद उसमें ट्रांसलेशन हुआ, मतलब 5वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में अरेबिक में, पर्शियन में से अरेबिक में ट्रांसलेशन हुआ। ठीक है। उसके बाद ग्रीक और अरब से वो ग्रीक यूरोप कंट्री में पहुंचा। उसके बाद स्पेनिश में हुआ, इंग्लिश में हुआ 16वीं शताब्दी में। उसके बाद इटली में, इटालिया में हुआ, फ्रेंच में हुआ, जर्मन में हुआ 19वीं शताब्दी में। उन्होंने उसके टाइटल चेंज कर दिए, उसके जो पात्र हैं, कहीं कहीं पर पात्र के नाम भी बदल दिए गए। लेकिन था क्या वो? पंचतंत्र की कथाएं, बोध कथाएं, जो बच्चों को बोध देती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो ऐसे ही बहुत सारा संस्कृत वाङ्मय और बहुत कुछ सारा यहाँ से भारत से वहां गया। और फिर वहां उन लोगों ने जब ट्रांसलेशन ही किया है, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि अज्ञानतावश या फिर जानबूझकर उसका क्रेडिट उनको दे दिया गया। और ये प्लेजियरिज्म है, जिसको आज के समय में चोरी कहते हैं, ज्ञान की चोरी, किसी के किया हुआ कार्य अपने नाम पे चढ़ाना। तो ऐसा बहुत सारा प्लेजियरिज्म यूरोप के कंट्रीज में या कहीं ना कहीं जाने अनजाने हुआ, और उसको ही आज हम पढ़ रहे हैं या पढ़ाया जा रहा है। तो शिक्षा के भारतीयकरण में हमें, वी हैव टू रिक्लेम द इंडियन हेरिटेज ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बहुत सारे विषय। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। तो भारतीय दर्शन क्यों? तो ये हुशी बहुत, ही इज कंसिडर्ड फादर ऑफ चाइनीज लिटरेरी रेनेसां। चीन की जो साहित्यिक क्रांति है, उसके पिता कहे जाते हैं हुशी। और वो रह चुके हैं चाइनीज एम्बेसडर इन यूएसए। उनका, वो यूएसए में रहते हुए, चाइनीज एम्बेसडर रहते हुए, ये बताते हैं कि भारत ने चीन को 2,000 वर्ष तक चीन पर राज किया है, केवल अपने संस्कार, सभ्यता, दर्शन की बजाय एक भी बम, गोली, तीर चलाए बगैर। ये हुशी कहते हैं, जिसको, जो बहुत बड़े प्रसिद्ध वहां के फिलोसोफर, राजनीतिक व्यक्ति रहे। नेक्स्ट प्लीज। रोमा रोलक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट और नॉवेलिस्ट प्रसिद्ध हैं। वे कहते हैं कि अगर कहीं पर पृथ्वी पर कोई जगह पे मनुष्य की जो चेतना है, कल्पना है, उसका संपूर्ण विकास हुआ है, पहली बार हुआ था या हो सका है आज तक, वो पृथ्वी कौन सी, वो पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है? तो बोले वो भारत है। नेक्स्ट प्लीज। अल बरूनी ने बहुत कुछ ट्रांसलेशन भारत से ही किया था, उन्होंने संस्कृत भी सीखी थी। और अल बरूनी, इंडिका ऑफ अल बरूनी में कहते हैं, अल बरूनी इज इंडिया, सिंध के थ्रू बहुत सारा काम यहाँ पर आया। कणक करके एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, जो सिंध प्रांत में, उस समय सिंध भारत में ही था, तो वो वहां से बगदाद और वो सब जगह गए, और उन्होंने
एस्ट्रोनॉमी और वो सब वहां पे बनाया, वहां पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई और उनके लिए काम किया। और उसके बाद उनकी पुस्तक और ब्रह्मगुप्त के 2-3 पुस्तकों का ट्रांसलेशन वहां पर हुआ, और उसके द्वारा वहां पर एल्जीब्रा और इंडियन मैथमेटिक्स का प्रचार हुआ, और वो प्रचार वहां से होते हुए यूरोप कंट्रीज में पहुंचा, और तब यूरोप कंट्रीज ने जाना कि भाई ये नंबर सिस्टम क्या है, प्लेस वैल्यू नोटेशन क्या है। और उसके बाद गणित का आजकल, आज आप स्कूल मैथमेटिक्स में भारत में या विश्व में कहीं पर भी जो स्कूल मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है वो पूरा भारतीय गणित है। लेकिन कहीं पर भी कुछ वर्षों पूर्व तक भारत में भी इसका श्रेय भारत को दिया जाए ऐसा पढ़ाने में नहीं आ रहा था, जो एनईपी 2020 के बाद आना चाहिए, ऐसी हम सबकी भावना है। It is Brahmagupta who taught Arabs mathematics before they got acquainted with Greek science. ये एडवर्ड साचो जो अल्बरूनी के ट्रांसलेटर रहे, उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट प्लीज। तो कणक के विषय में आपको, कणक के 4 ग्रंथ वहां की भाषा में है, वहां की मैन्युस्क्रिप्ट उन मिडल ईस्ट की म्यूजियम्स में है। एक है किताब अल नामुदर, उसके ये फारसी अरबी वहां के पर्शियन नाम है। बुक ऑफ यूज फॉर डिटरमाइनिंग लेंथ्स ऑफ लाइव्स, बुक ऑफ सीक्रेट्स ऑफ नेटिविटीज, ग्रेट बुक ऑफ कंजक्शन, स्मॉल बुक ऑफ कंजक्शन, ये उसके इंग्लिश नाम है। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स भारत से मिडल ईस्ट गए हुए कणक नाम के मैथमेटिशियन के हैं, और वो मैन्युस्क्रिप्ट्स वहां पे प्राप्त हुई। और वहां पे एक रिसर्च में ये आप कणक डालेंगे और सबसे पहला जो गूगल सर्च का रिजल्ट आएगा उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कणक के किए हुए काम को कुछ अमुक व्यक्ति ने अपने नाम से भी चढ़ाया, और वो भी वहां के ही विद्वानों ने ढूंढ निकाला कि ये व्यक्ति ने गलत क्लेम किया है, प्लेजियरिज्म किया है, ये कार्य कणक का है। सो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का, और खंड खंड खंडाख्य उसका भी ट्रांसलेशन उनके बाद वहां पे किया गया। नेक्स्ट प्लीज। कुछ और पुस्तक हैं जो भारत के गणित के ऊपर मिडल ईस्ट में लिखे गए। किताब अल जमी, इंडियन टेक्निक्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अल्गोरिदमी डी न्यूमेरो इंडोरम, लेटिन ट्रांसलेशन था अल ख्वारिज्मी की बुक का। तो इसमें सब जगह आपको हिंद आएगा, हिंद लिखा मिलेगा, ठीक है, हिंद, या फिर इंडो या इंडस मिलेगा, या इंडोरम मिलेगा। तो वो लोग गणित को भारतीय गणित के नाम से ही जानते थे। तो ये क्या हुआ शिक्षा में कि अचानक से इसका पूरा श्रेय पाश्चात्य गणितज्ञों को दिया जाने लगा। स्कूल मैथमेटिक्स में इन भारतीय गणित शास्त्रियों का नाम नहीं आता है, जबकि मिडल ईस्ट की पुस्तकों में उस समय ये पूरा श्रेय कि भाई ये भारत का गणित है, ट्रीटिज ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, ऐसा इस तरीके से पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, पुस्तकें लिखी जाती थी भारत के नाम से, ये कहाँ का गणित है। नेक्स्ट प्लीज। अल ख्वारिज्मी का जो कार्य है उसके ऊपर ये है, मैडम मार्गारेट बैरोन ने ये पुस्तक लिखी है, द ओरिजिन्स ऑफ इनफाइनाइटेसिमल कैलकुलस। कैलकुलस के ऊपर का ये पुस्तक है कि कहां से कैलकुलस आया। तो उसमें वो कोट करती है कि अल ख्वारिज्मी का जिसके नाम से एल्गोरिदम शब्द बना है ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो उनका जितना भी कार्य है ना, एविडेंसेस चेक करने पर ये पता चल रहा है कि वो सारा कार्य दे हैव स्टेम फ्रॉम हिंदू सोर्सेस। तो उस समय भारत को हिंद के नाम से ही जानते थे, और यही आचार्य कणक और ये सब आचार्य थे ब्रह्मगुप्त, जिनके कार्य को ये सब ट्रांसलेशन करके ये सब हुआ था। नेक्स्ट प्लीज। आर्थर एंथनी मैकडोनाल्ड। अब ये तो गणित की और कुछ बात हुई, अब संस्कृत वांग्मय की भी बात कर लिए, क्योंकि बात इंडियन नॉलेज सिस्टम की है। तो प्रोफेसर बता रहे हैं हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में कि यूरोप के ऊपर जितना ऋण संस्कृत साहित्य का और भारत का है, वो यूरोप मतलब वेस्टर्न कंट्रीज कभी नहीं चुका पाएंगे, इतना बड़ा ऋण है। हमने उसी से सीखा, समझा, ट्रांसलेशन किया और आगे बढ़े हैं और विकास किया है। जबकि हमें ये कुछ पढ़ाया ही नहीं गया कि वो लोग वहां के जो महान विचारक हैं, साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, वो पूरा श्रेय भारत को देते हैं। कुछ नहीं देते हैं, ऐसे भी हुए हैं। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स रहे बीच के समय में, अंग्रेज थे जो, या फिर अंग्रेजों के जाने के बाद के कुछ वर्ष जो रहे, उन्होंने ये जो गड़बड़ी की, वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल या मैकोले का जो सिस्टम कहा जाता है उसी को इम्प्लीमेंट किया, उसमें ये सब गड़बड़ी हुई, और उसको सुधारने की हमारे पास ये अमूल्य तक है। इट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव नाउ टू प्रेजेंट द ट्रूथ टू नॉट ओनली इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये पहले भारत में होगा, तब जाकर हम विश्व में इसको क्लेम कर पाएंगे, बता पाएंगे। इसके ऊपर न केवल करिकुलम बनना है, इसके ऊपर काम होगा, इसके ऊपर शोध होगी। ये जितने भी ग्रंथों के नाम है, उस ग्रंथों के ऊपर कोई कार्य अभी भारत में नहीं हुआ है, ना विश्व में हो रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत में ही है। संस्कृत ग्रंथ और भारत के जो गणित के आचार्य हैं उनका ट्रांसलेशन, उनके ग्रंथों का ट्रांसलेशन, ऐसे भी ग्रंथ हैं कि जिसका ओरिजिनल टेक्स्ट भारत में नहीं है, लेकिन उसका फारसी, अरबी, पर्शियन, लेटिन ट्रांसलेशन हुआ ग्रंथ उपलब्ध हैं, और उसमें नाम है कि भाई ये भारत के इस आचार्य का कार्य है। तो ये सब प्राप्त करके ये बहुत बड़ा मतलब शुरुआत हुई है, वो वेल बिगन इज हाफ डन। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड बताते हैं कि संस्कृत ग्रामर इज कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। अगर कुछ मनुष्य सबसे बढ़िया कुछ सोच सकता है तो उसके जो दृष्टांत हैं इंटेलिजेंस के, वो संस्कृत ग्रामर है। और उसका भी एग्जाम, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट प्लीज। आर्थर एंथनी मैकडोनल्ड के ब्लूमफील्ड, तो संस्कृत ग्रामर। नेक्स्ट प्लीज। डिक टेरेसी लॉस्ट डिस्कवरीज ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने 2002 में पब्लिश हुआ है। उन्होंने बताया कि जब इंग्लैंड के वैज्ञानिक ये समझते थे कि पृथ्वी की यूनिवर्स की एज कितनी है, व्हाट इज द एज ऑफ द यूनिवर्स, उनसे 24 सेंचुरी पहले, मतलब 2400 ईयर्स पहले भारत में उसकी सटीक कैलकुलेशन हो चुकी थी। और जब ये लोग कितना बता रहे थे 19 सेंचुरी में, 100 मिलियन ईयर्स बता रहे थे, 100 मिलियन ईयर्स, ठीक है। तब उससे 24 सेंचुरी पहले भारत के लोगों ने उस यूनिवर्स की एज, यूनिवर्स कब पैदा हुआ, बिग बैंग हुआ या जो भी हुआ उसके बाद, 4.3 बिलियन ईयर्स बताया था, जो वेरीफाई अभी हुई है कि वो 4.6 बिलियन ईयर्स है। तो अभी 100-200 वर्ष पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने जो कहा, उससे बेहतर कैलकुलेशन हमारे पास 2400 वर्ष पहले थी। 100 मिलियन कितना होता है आप चेक कीजिए, और 4.6 बिलियन कितना बड़ा डिफरेंस है, कैलकुलेशन में कितना बड़ा घोटाला है। कार्ल सेगन बताते थे, नासा के साइंटिस्ट थे, वो बताते थे कि भाई इंडियन एस्ट्रोनॉमी जो है, अगर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी से कुछ मेल खाता है कि यूनिवर्स मल्टीपल साइकिल्स ऑफ डेथ और बर्थ यूनिवर्स के होते हैं, सृष्टि नष्ट होती है फिर से बनती है, नष्ट होती है फिर से बनती है, तो वो केवल भारतीय एस्ट्रोनॉमी में बताया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज, प्रीवियस वन प्लीज, पीछे। अल्बर्ट आइंस्टाइन बताते थे कि भाई हमें कैलकुलेशन करना तो भारत ने सिखाया, तो इसमें एक संकेत था। और नंबर सिस्टम जो आजकल पढ़ाई जाती है, जैसे मैंने बताया, डेसिमल नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू नोटेशन, और आपको आश्चर्य होगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से शुरू होकर 9 तक की सिंगल डिजिट, और उसके बाद फिर से 0 का यूज करके 10 से आगे जाना, और प्लेस वैल्यू नोटेशन, ये सबसे बड़ी खोज मानी जाती है मैथमेटिक्स की, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैथमेटिक्स मानी जाती है। और उसके बगैर आज जितना भी कैलकुलेशन हो रहा है या डेवलपमेंट हुआ है वो नहीं पॉसिबल होता, ऐसे मैथमेटिशियंस, वेस्टर्न मैथमेटिशियंस बताते हैं। और उसके आगे की बात यह है कि इसके मूल में भी भारतीय दर्शन है। नेक्स्ट प्लीज। पीरियोडिक टेबल आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। मेंडेलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, उनके कॉम्पिटिटर नहीं कह सकते, उनके पैरेलल दूसरे केमिस्ट्री के साइंटिस्ट भी थे, वो भी इसके ऊपर काम कर रहे थे कि केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल जैसा बने कुछ। लेकिन मेंडेलीव ने उस समय, उनके एक मित्र थे बॉटलिंग करके, हिस्ट्री है इसकी, तो वो दोनों साथ में चर्चा करते थे, बात करते थे। अब बॉटलिंग जो है वो संस्कृत पढ़े हुए थे और संस्कृत का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। नेक्स्ट प्लीज। तो बॉटलिंग ने क्या बताया कि संस्कृत में जो अल्फाबेट्स हैं उसका टेबल है, और उसका उच्चारण कहाँ से होता है, और जैसे हाई नोट या लोअर नोट, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इसके हिसाब से 2 डायमेंशनल टेबल बनाया हुआ है संस्कृत अल्फाबेट का। ऐसा कोई भी भाषा में नहीं है, पूर्ण वैज्ञानिक है ये। तो उसका मेंडेलीव के साथ ये विषय में चर्चा हुई, और नेक्स्ट प्लीज। मेंडेलीव ने उसी के हिसाब से टेबल बनाया जो आज हम पीरियोडिक टेबल के रूप में जानते हैं। आप अगर मेंडेलीव ने पहली बार पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत किया है उसे देखेंगे तो इसमें गैप्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स तब ढूंढे नहीं गए थे, दे वर नॉट इन्वेंटेड। लेकिन ये जो लॉजिक था कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले एलिमेंट्स को ऐसे रखा जाए रो और कॉलम में, तो ये पीरियड के हिसाब से है, ये ग्रुप के हिसाब से है। तो ये जो संस्कृत अल्फाबेट्स का, संस्कृत ग्रामर का लॉजिक था, उसके हिसाब से कार्य करने के कारण मेंडेलीव को पीरियोडिक टेबल के बनाने का श्रेय मिला। क्यों मिला? क्योंकि दूसरे भी साइंटिस्ट थे जो ये काम करते थे, उनको भी सारे एलिमेंट्स पता थे, लेकिन मेंडेलीव ने उसको ऐसे किया, नेक्स्ट प्लीज, अरेंज किया। नॉट ओनली उसने अरेंज किया, लेकिन उसने उसमें कौन से एलिमेंट्स नहीं है और उनकी भी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी केमिकल
प्रॉपर्टीज होगी वो भी उसने प्रिडिक्ट की। किसके आधार पर? इसी लॉजिक के आधार पर। और उसके कारण उसको ये श्रेय मिला। और उसने क्या किया, उसने जहां पर भी जो एलिमेंट्स नहीं थे, सिलिकॉन एलिमेंट नहीं था, तो उसने सिलिकॉन और जो भी एलिमेंट्स नहीं थे उसके आगे संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया कि ये एक द्वि द्वि त्रि ऐसा करके। नेक्स्ट प्लीज। और उसने लिखा है, तो उसने एका सिलिकॉन एका, ये मेंडेलीव के रिसर्च पेपर से है, ये शब्द ऐसे प्रयोग किए हैं उसने, तब ये एलिमेंट्स ढूंढे नहीं गए थे। और बाद में ये एलिमेंट्स ढूंढ गए, उनके नए नाम ये हैं। तो एका सिलिकॉन जर्मेनियम को लेकर उसका उसका डिस्टिंक्ट काम बना और उसको ये श्रेय मिला। अदरवाइज मेयर करके भी एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे जो सिमिलर ऑलमोस्ट काम कर चुके थे। नेक्स्ट प्लीज। तो भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो ज्ञान है, भले भारतीय ग्रामर ग्रामर की बात हुई ना, अभी आपको एक एविडेंस बता, ये वही एविडेंस है, मैथमेटिक्स इन पाणिनिस ग्रामर। अब बोलेंगे कि उसने कैसे कर लिया होगा, उसको एक आध एग्जांपल मिल गया होगा ग्रामर से। वेब के पेटरसन करके एक मैथमेटिशियन है, 2002 में उन्होंने ये पेपर बनाया है, रिसर्च पेपर 2004 में, पाणिनि के ग्रामर के ऊपर। पाणिनि के ग्रामर में पहले जो सूत्र हैं 14-16 सूत्र, वो माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र माने जाते हैं, जिसमें वर्णाक्षर हैं, वो एक क्रम में लिखे गए हैं, बताए गए हैं। तो वेबके पेटरसन ने ये रिसर्च पेपर बनाया, मैथमेटिक्स का है, इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड इंफॉर्मेशन से वो काम करते हैं। उन्होंने उस शिव सूत्र का उपयोग करके बताया कि जो संस्कृत इंटरवल्स में ये जो वोवेल्स हैं उसको ऐसे जब पाणिनि ने रखा है तो इट इज द ऑप्टिमल पोजीशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो उसने उन्होंने केवल मैथमेटिकल, प्योर मैथमेटिक्स का यूज करके प्रूव किया है कि ये जो बेस्ट पॉसिबल मॉडिफिकेशन है वो पाणिनि ने किया है। और ये पेपर अवेलेबल है ऑनलाइन। वेब के पेटरसन ने उसको फिर 2009 में बुक चैप्टर के रूप में भी, कौन सी बुक में प्रस्तुत किया? अ टेक्निक फॉर लीनियर कोडिंग ऑफ नॉन लीनियर हियरार्कीज, डेवलप्ड बाय पाणिनि, पाणिनि के नाम के साथ प्रस्तुत किया है। अब ये 21वीं शताब्दी की बात है, ऐसा नहीं है कि एक दो एग्जाम्पल मिल गए हैं। और इसीलिए कहा गया था कि पाणिनि का जो ग्रामर है इट इज मॉन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ये तो केवल एक ग्रामर की बात हुई। पाणिनि के सूत्र जो है, ऐसे सूत्र हमारे और बहुत सारे विषयों में भी हैं। योग सूत्र हैं, आयुर्वेद में भी ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, सांख्य सूत्र हैं, वैशेषिक दर्शन के सूत्र हैं, उसमें भी बहुत सारा ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। नेक्स्ट प्लीज। तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो ये पेपर चेक कर सकते हैं, उनको पता चलेगा, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आएगा कि इसके अंदर भी इतना मैथमेटिक्स, जो पाणिनि ने सोचे समझे बगैर वो कर दिया था। अगर सोच समझ के इतना परफेक्ट कैलकुलेशन किया था या ऐसा अरेंजमेंट बनाया था, खैर वहां पे अलग रीति से वो पाणिनि के जो लिटरेचर है उसमें अलग रूप से दिया गया है कि भगवान शिव ने डमरू बजाया और उससे जो स्वर का क्रम निकला, स्वर व्यंजन का, उन वर्णों का, उसको पाणिनि ने नोट किया। तो वो सूत्र पहले माहेश्वर सूत्र इसलिए कहे जाते हैं कि भगवान नटराज शिव ने वो दिए थे, ऐसा रिकॉर्ड है वहां पे। लेकिन हमारे दर्शन की ये अद्भुत विलक्षणता है कि हर बात को, हर विषय को, चाहे वो विज्ञान का हो, गणित का हो, दर्शन का हो, कला का हो, उसको जोड़ दिया जाता है ईश्वर से, परमात्मा से, और सबका हेतु बना दिया जाता है कि हम हमारा कल्याण हो, सबका कल्याण हो और हम मोक्ष को प्राप्त करें, हम जीवन मृत्यु के चक्कर से छूटे। तो दृष्टिकोण वो होता है, लेकिन दर्शन के वही सूत्र, फिलोसॉफी के वही सूत्र फिर ज्ञान विज्ञान की भी दरवाजे ताले खोल देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक मिनट भैया, प्रीवियस वन। इसीलिए प्रोफेसर नॉर्मन ब्राउन ने बताया कि अगर, उन्होंने 1939 में ये लिखा था कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, और यूएस में ये लिखा है उन्होंने, यूएस की स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर को एड्रेस करके प्रोफेसर ब्राउन ने लिखा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े, ज्ञान प्राप्त करे और सिद्धि प्राप्त करे अपने अपने विषयों में, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंजीनियरिंग जो भी हो, तो उनको नो डिपार्टमेंट ऑफ स्टडी इन एनी मेजर यूनिवर्सिटी कैन बी फुल्ली इक्विप्ड। आप पूरी तरह तैयार हो ही नहीं सकते अगर आप उससे संबंधित भारतीय ज्ञान शाखा का अभ्यास न करें। तो ये 1939 में, मतलब आपको गणित में एक्सेलेंट बनना है तो आपको भारतीय गणित का से संबंधित जो वांग्मय है वो पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसमें वो विचार दिए गए हैं, वो संभावनाएं दी गई हैं कि जिसको लेकर आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और जो भविष्य में होने वाली खोजें हैं उसमें भी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो
ये वर्कशॉप का पर्पस क्या है, प्लीज पूरी स्लाइड कर दीजिए। भारत सेंट्रिक कंटेंट मैथमेटिक्स में बने, ठीक है, और उसका बेस क्या हो, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम हो, भारतीय ज्ञान हो, उसके सहित बने। ऐसा नहीं कि भाई लेबल लगा दिया भारत का, हमने वो कभी नहीं किया है। वो वेस्ट में से करते होंगे लोग, हमने नहीं किया है। उन्होंने हमें क्रेडिट जहां पे देना चाहिए था वहां पर नहीं दिया है। और जैसे मैंने एविडेंस बताए, ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने दिए भी हैं, तो हमें उनको आगे लाके प्रस्तुत करना चाहिए कि इन्होंने श्रेय दिया है, इस कारण से दिया है। मैथमेटिक्स नॉलेज एम्बेडेड विद इन भारतीय वांग्मय, वैल्यूज एंड एथिक्स इन एजुकेशन फ्रेमवर्क एज एनविजन्ड इन एनईपी। वैल्यूज और एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एथिक्स होते उच्च कक्षा के, तो भारतीय शिक्षा के साथ आज ये नहीं हुआ होता जो पिछले कुछ वर्षों में अंग्रेजों ने किया। तो वो एथिक्स के साथ हम इसको कार्य करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। एथोस ऑफ भारत सिस्टम्स डेलिमिनेटेड विद एनईपी 2020, और एनईपी 2020 के फ्रेमवर्क में ये कार्य होगा। नेक्स्ट प्लीज। तो अब ये सब ज्ञान कहां पर है, तो उसकी छोटी सी झलक। नेक्स्ट प्लीज। ये वेबर हैं, जर्मन इंडोलॉजिस्ट, जर्मनी के थे, हिस्टोरियन थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर, लेकिन उन्होंने भारत के ऊपर काम किया, भारत के ग्रंथों के, भारत के इतिहास के ऊपर। उन्होंने ये पाया कि भारत के अंदर जो साहित्य है उसका इतना बड़ा समुद्र है, इतनी सारी प्राचीन लाइब्रेरीज को नष्ट भ्रष्ट करने के बाद भी, जलाने के बाद भी इतना साहित्य बचा है अब भी, कि दूसरे पलड़े में, एक पलड़े में भारत का संस्कृत वांग्मय और बाकी साहित्य रखा जाए जो प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, अभी अभी पिछले 100-200 साल में लिखा गया है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और दूसरे पलड़े में विश्व की सारी भाषाओं का साहित्य रखा जाए तो भी भारत का पलड़ा भारी होगा। कैसे? एग्जाम्पल। नेक्स्ट प्लीज। चार वेद, जनरली वेद से हम वेद, चार वेद ही समझते हैं, लेकिन जितना भी वेद आधारित वांग्मय है, उपनिषद है, 108 उपनिषद है, उसके आगे श्रुति स्मृति जो भी कंसिडर होते हैं, षड दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन, 6 नास्तिक दर्शन है, ठीक है, उसके ऊपर अलग अलग आचार्यों ने की हुई जो भाष्य है, टीकाएं हैं, ठीक है। तो वो आयुर्वेद के इतने सारे ग्रंथ हैं, तो अगर इसको वेद और उसके वांग्मय को मिलाया जाए तो कितना बड़ा होगा, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसकी एक छोटी सी झलक बताते हैं आपको। और इसीलिए वेदादि शास्त्रों में बताया गया है कि सर्वम वेदे प्रतिष्ठितम, यद भूतम यद भविष्यम च सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। ऐसा स्मृति में बताया गया है कि जो भूतकाल में है या जो भविष्य में आएगा, उसके बीज आपको वहां पर मिल जाएंगे, वेदादि शास्त्रों में मिल जाएंगे। और इसीलिए ये भी कहा गया है कि जहां पर भी जो कुछ भी ज्ञान मिलेगा ना, वो व्यास का उच्छिष्ट ही है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। नेक्स्ट प्लीज। ये 18 पुराण है, उसके श्लोकों की संख्या है, टोटल करेंगे 4 लाख होगी। इसमें शिल्प भी है, इंजीनियरिंग भी है, आयुर्वेद भी है, गणित भी है, संगीत भी है, क्या नहीं है, कथा भी है, इतिहास भी है, बौद्ध शिक्षा भी है, एथिक्स भी है, पॉलिटिक्स के लेसन्स भी है। 4 लाख श्लोक है। ब्रह्म पुराण 10,000, ऐसे देखते जाए तो स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक। आप अगर रामायण और महाभारत की ही बात करें इतिहास के रूप में, तो महाभारत में 1 लाख श्लोक है, रामायण में 24,000 श्लोक है। 24,000 की तुलना में वेस्टर्न कोई लैंग्वेज में या विश्व की कोई भी भाषा में 24,000 कपलेट्स हो, जिसमें पंक्तियां 48,000 पंक्तियां हो, ऐसा कोई काव्य नहीं है। आप 81,000 1 लाख वाली बात तो भूल जाइए, इतना बड़ा साहित्य है। और इसमें ये सब हमारे जो, ये इसकी विशिष्टता ये है कि ये सब मल्टी डिसिप्लिनरी रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी रहा है, जो कि एनईपी के पूरे डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे तो मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ड, इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड 67 पेज के डॉक्यूमेंट में 64 टाइम्स रिपीट हुआ है। और ये ही मॉडर्न अप्रोच है। आप प्रकृति में कुछ प्योर विषय होगा? नहीं होगा। प्रकृति में सब कुछ इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी होता है। नेक्स्ट प्लीज। ये 18 पुराण के 4 लाख श्लोक हुए, ऐसे 18 उप पुराण है उसके दूसरे 4 लाख, ऐसे 18 औप पुराण है उसके तीसरे 4 लाख, 4 4 4 12 लाख श्लोक तो ये है। आयुर्वेद के कितने सारे ग्रंथ हैं, सुश्रुत के हैं, चरक के हैं, सारंगधर के हैं, और बहुत सारे वाग्भट के हैं। तो कोई सीमा नहीं है
चिकित्सा विज्ञान में अगर मेडिकल साइंस में कुछ करना हो तो उसमें से इतना सारा मिलता है। भारतीय गणित जो है, सर ने या किसी ने बताया था कि उसकी उत्पत्ति या वो कब से शुरू हुआ मानना चाहिए। तो उसकी उत्पत्ति और वो कब से शुरू हुआ, भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृत वाङ्मय ये बताते हैं कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसी के साथ गणित उत्पन्न हुआ। देश काल वस्तुनाम आकलनम गणितम, ये महाभारत में बताया है। गणित किसे कहेंगे? देश मतलब स्पेस, काल मतलब टाइम, वस्तु मतलब मैटर। इसमें फिजिक्स की भी व्याख्या आ गई। और फिजिक्स इज डॉटर ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसा मैंने स्कूल में एक टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, 11th या 12th की। फिजिक्स आप मैथमेटिक्स वगैरह कर नहीं सकते। ये सूत्र महाभारत का ये भी बताता है कि देश काल वस्तु स्पेस टाइम मैटर मतलब सारा फिजिक्स आ गया। और उसका आकलन करना, उसका एस्टिमेशन करना, उसका एनालिसिस करना, वो गणित है। उसी को गणित कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज, प्रीवियस वन प्लीज। हमारे पास जो साहित्य है ना वो विश्व का प्राचीनतम है। भले ही वो कहे कि ऋग्वेद 1500 BC का है, मतलब 3500 वर्ष पुराना है, लेकिन उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। एक पुस्तक लिखी है, डॉक्टर ML राजा करके हैं, MBBS हैं, लेकिन उन्होंने पुस्तक लिखी है कि सुश्रुत का समय काल कितना होना चाहिए। ये लोग सुश्रुत को बताते हैं 4वीं-5वीं शताब्दी का। उन्होंने पूरी पुस्तक लिखी है, 100-150 पेज की होगी, ऑनलाइन PDF है उसकी अवेलेबल। 4500 ईयर्स पुराना है कम से कम। सुश्रुत 4500, सुश्रुत संहिता 4500 वर्ष पुरानी है, जिससे आइडियाज लेके मॉडर्न सर्जरी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं। सुश्रुत संहिता में वो जो दिए गए हैं वो ही मॉडर्न सर्जरी में आज यूज होते हैं। प्लास्टिक सर्जरी पूरे जो आइडियाज हैं वो सुश्रुत संहिता से ही लिए गए हैं। और फादर ऑफ सर्जरी इसलिए सुश्रुत को मॉडर्न मेडिसिन में भी बोला जाता है। गणित के जो ग्रंथ हैं वो सारे ज्योतिष मतलब जो सौर मंडल हैं उसके आधार पर, उसकी गणनाओं के आधार पर बनाए गए। नक्षत्र दर्श, गणक, वेदांग ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, राशि विद्या, पाठ, पाटी गणित, धूली कर्म, ये सब इसको कहा जाता था। अब ये तो हो गया हमारा 4-5 हजार वर्ष साल का इतिहास। जब इसको हम युग में परिवर्तित करके देखें तो कितना सारा वांग्मय नष्ट हुआ है और हमारे जो ग्रंथ थे उसमें कितना सारा इतिहास भरा पड़ा है। रामायण में हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो उनको 4 दांत वाले हाथी मिलते हैं, ऐसा वाल्मीकि रामायण में बताया है। आप गूगल में सर्च करेंगे कि 4 टस्क एलिफेंट, तो आपको मिलेगा कि पृथ्वी पर से वो हाथी खत्म हो गए 3 लाख वर्ष पूर्व। तो रामायण में कैसे लिखा है कि भाई उन्होंने देखे थे? तो क्या रामायण 3 लाख वर्ष पहले की है? ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस जिसको आप मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज से मैच कर सकते हैं, हमारे इस इतिहास पुराण आदि शास्त्रों में है, संस्कृत वाङ्मय में है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो दर्शन क्या है? जो वस्तु, जो तथ्य, जो बात, जो कुछ भी जैसा है उसको उसी रूप में एब्सोल्यूट फॉर्म में देखना, वो भारतीय दर्शन है। हमारी फिलोसॉफी की व्याख्या ये है। अब ये ठीक नहीं है, उससे आगे का हो गया तो उसको आगे बढ़ा दो। हमारी दर्शन की व्याख्या बहुत क्लियर है। कोई भी विषय में, कोई भी वस्तु में उसका साक्षात्कार करना, उसको प्राप्त करना, उसको वो जो रूप में है उसी रूप में प्राप्त करना, उसको दर्शन कहा गया है संस्कृत व्याख्या में। नेक्स्ट प्लीज। क्या ये मैथमेटिशियन ये नहीं करते हैं? मैथमेटिशियन जो भी कैलकुलेशन करते हैं या रिसर्च करने का प्रयत्न करते हैं, ढूंढने का प्रयत्न करते हैं कोई भी अपने फील्ड में, वो यही तो करते हैं, सत्य की प्राप्ति। आपने कोई थियरम बनाया, उसमें कुछ गलती होगी तो क्या उसको सही माना जाएगा? आज नहीं तो कल वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये है मॉडर्न डेफिनेशन फिलोसॉफी की, वेस्टर्न डेफिनेशन है। लेकिन अगर उसका आप हिंदी भाषा में देखेंगे ना तो ये तो हमारे शास्त्रों में, ये शब्द तो हम कथा में भी सुनते हैं। भागवत रामायण की कथा सुने तो तत्व मीमांसा क्या है, आत्म तत्व ज्ञान क्या है, मैं क्या हूँ, ये आत्मा क्या है, ये शरीर मैं हूँ या नहीं हूँ, ये सब आता है मेटाफिजिक्स में। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान क्या है, किसको ज्ञान कहेंगे, किसको अज्ञान कहेंगे, क्या सत्य है, क्या असत्य है, प्रकृति क्या है, उसमें कितनी पार्ट सत्य है, क्या है। नीति शास्त्र, मनुष्य का आचार विचार कैसा होना चाहिए, आचार संहिता क्या होनी चाहिए। एथिक्स, तर्कशास्त्र, लॉजिक क्या है, लॉजिक के आधार पर गणित और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्रामिंग के सारे विचार बने हैं। ठीक है। तो जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान के बेस में जो विषय हैं वही तो विषय हमारे शास्त्रों में या संस्कृत वाङ्मय में कूट कूट के भरे हुए हैं। तो फिर हम भारतीय फिलोसॉफी क्यों ना पढ़े? और ये फिलोसॉफी का इतिहास आप देखेंगे तो इतना ही मिलेगा, जबकि हमारे पास, नेक्स्ट प्लीज, इसका इतिहास इससे भी प्राचीन है और इससे भी डिटेल में फिलोसॉफी के आइडियाज हमारे पास हैं। तो क्यों हम अधूरी डेफिनेशंस, अधूरा ज्ञान ले रहे हैं? और NEP 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम को
लाने का पर्पज ही ये है, एक जो दूरदृष्टि है, जो लंबा विजन है, वो यही है कि ये जो खामियां हैं, ये जो कमियां हैं पाश्चात्य दर्शन में, पाश्चात्य एजुकेशन सिस्टम में, उसकी भरपाई की जाए। भारतीय ज्ञान वो कर सकता है, क्योंकि भारतीय ज्ञान ने उनके अज्ञान को दूर करके उनका इतना विकास किया है, तो हम अपना क्यों ना करें। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। मैं कुछ स्लाइड स्किप कर दूंगा, आई थिंक टाइम की वजह से। ओके, तो भारतीय गणित और भारतीय दर्शन कैसे कनेक्टेड हैं, उसकी छोटी सी झलक। नेक्स्ट प्लीज। यह है ऋग्वेद संहिता का चौथे मंडल का 58 सूक्त का तीसरा श्लोक है। अग्निदेव या यज्ञ पुरुष जो है, उसकी ये कल्पना है। उनके 4 सिंह हैं, 2 सिर हैं, इतने हाथ हैं, 3 पैर हैं, ठीक है, 1 2 3 पैर हैं, और ये जो है वो 3 तरीके से बंधा हुआ है, ऐसा इसका ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये जो महादेव या यज्ञ या अग्नि है, अग्नि अगर आप गूगल में डालेंगे, इमेज ढूंढेंगे कि अग्नि देवता का स्वरूप क्या है, तो ये मिलेगा ऋग्वेद के अनुसार, संस्कृत वांग्मय के अनुसार, अग्नि पुराण के अनुसार, ठीक है, अग्नि पुराण के ऊपर ये चित्र मिलेगा। तो अग्निदेव जो है, उनका ये स्वरूप बताया गया है। यही स्वरूप गणित का भी है। क्या, कैसे गणित का? हमारे जो आचार्य है गोवर्धन पुरी पीठ के शंकराचार्य जी, उन्होंने ये इसका ये ट्रांसलेशन किया गणित के रूप में। तो उनके जो 2 सिर हैं वो अक्षरामनाएं और अंकामनाएं हैं। अक्षर मतलब अक्षर से जो गणित होता है, आपका वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। हमारा जितना भी भारतीय संस्कृत गणित के जो भी ग्रंथ है, वो अक्षरामनाएं में की श्रेणी में है। जैसे लीलावती ले लीजिए, उसमें आपको एक भी इक्वेशन लिखा नहीं मिलेगा, आपको उसको डिकोड करके इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे, तब जाके समझ में आएगा। तो भारतीय जो साहित्य में काम हुआ है गणित के ऊपर, सब अक्षरों में हुआ है, अंकों में नहीं हुआ है। इक्वेशंस देकर समझने का जो तरीका है वो मॉडर्न तरीका है। प्राचीन तरीका ये है कि शब्दों से ही सब कुछ गणित किया जाए। अंकामनाएं, अंकामनाएं मतलब जो डिजिट से इक्वेशन से हम करते हैं वो, उसके 4 सिंह हैं, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, 4 ऑपरेशन है। 3 पैर हैं, वो 1 9 और 10 की संख्या है। 7 हाथ हैं उनके, वो 2 3 4 5 2 to 8 डिजिट्स हैं। तो टोटल डिजिट्स हो गई 1 to 10। वो 3 तरीके से बंधे हुए हैं, त्रिधा बद्धो, त्रिधा बद्धो, इनको 3 तरीके से बांधा गया है इस गणित को, इस पुरुष को। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इन 3 तरीके से, देश, काल और वस्तु। जो भी वस्तु देश, काल और वस्तु में आप के अंतर्गत आएगी, उसका गणित हो सकता है। ठीक है, आपने बताया कि ये यहाँ पड़ा है, तो ये स्पेस में है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मैटर है, ये कब यहाँ आया, इसका अस्तित्व, उसका टाइम, पॉइंट ऑफ ओरिजिन टाइम क्या है, उद्भव का स्थान समय क्या है, उसका गणित हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि ये जो, जिसको यज्ञ पुरुष कहा गया, अग्नि कहा गया, वो गणित की भी व्याख्या बताई गई है, उसको भी गणित का ही स्वरूप बताया गया है। नेक्स्ट प्लीज। महाभारत और ऋग्वेद से ये मिला है। त्रिधा बद्ध जो आगे बताया वो सर्वम संख्यान गोचर, सर्वम महाभारत ये बताता है। महाभारत ये टीवी सीरियल वाले महाभारत में नहीं बताते हैं, तो आप भूल जाइए कि टीवी सीरियल में आपने जो देखा है वो उतना रामायण और उतना ही महाभारत है। विश्व की सब वस्तुएं संख्या की सीमा में सन्निहित हैं। कितनी गजब बात बताई है। विश्व जिसकी भी उत्पत्ति होगी, और ये वेदांत दर्शन भी है, जिसकी भी उत्पत्ति हुई उसका गणित संभव है और है। हम अभी नहीं कर सकते, वो हमारी सीमा है, लिमिट है। प्रयत्न करेंगे तो हो जाएगा। कोई बोले कि सर में इतने बाल हैं, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कितने हैं तो फिक्स अमाउंट में है, एक नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो विश्व में जिसकी भी उत्पत्ति हुई, जो भी माया में बद्ध हुआ, उसका गणित संभव है। त्रिधा बद्धो, देश काल वस्तु से आबद्ध जितनी भी वस्तुएं हैं, मतलब सृष्टि में जिसकी भी उत्पत्ति हुई, वो सबका गणित है संभव। देश काल वस्तु नाम आकलनम गणितम, गणितम काल बुद्धये, वस्तु बोध, स्थान बोध की तरह भी काल बोध के लिए गणित की आवश्यकता है। स्पेस से रिलेटेड, मैटर से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड कोई भी बात आपको करनी होगी, इन तीनों जगह पे आपको क्या चाहिए? मैथमेटिक्स चाहिए, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। तो शास्त्र में ये बताया गया कि जो वो ईश्वर है, पर ब्रह्म है, शून्यम वही पर ब्रह्म। शून्य की शून्य कैसे मिला हमें? हम पर ब्रह्म जो है सर्वत्र व्याप्त है, सब में सन्निहित है। जैसे शून्य सभी संख्याओं में सन्निहित है, यू कैन राइट एनी नंबर प्लस 0 इज इक्वल टू दैट नंबर, तो 0 तो अंदर है ही। वैसे हम उस शून्य को पर ब्रह्म मानते हैं कि जो अंदर रहता हुआ, सब संचालित करता हुआ भी
शांत रहता है, अदृश्य रहता है। तो उस कल्पना से हमने उस ब्रह्म को भी शून्य कहा, उसको गणित भी कहा, उसको रस भी कहा, केमिस्ट्री भी कहा। रसो वै सह रसम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति सर्वम खलु इदम ब्रह्म। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। वैदिक गणित यहाँ पे कोर्स चलता है। उसका पहला सूत्र एकाधिकन पूर्वेण, और एक सूत्र है एक न्यूनेन पूर्वेण। इसी क्रम में सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि के 5 जो तत्व हैं भारतीय दर्शन में, अव्यक्त शून्य, वहां से शुरू करते हैं। तो जो अव्यक्त परमात्मा है, ब्रह्म है, उससे बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं। उसके बाद जो सबसे पहले एक गुण वाला तत्व उत्पन्न होता है वो स्पेस है, शब्द उसका गुण है। उससे 2 गुण वाला, शब्द और स्पर्श गुण वाली वायु उत्पन्न होती है। वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है। उसमें एक और गुण उत्पन्न कर दिया जाता है जिससे पृथ्वी तत्व उत्पन्न होता है। तो एकाधिकन पूर्वेण, इसी क्रम में सृष्टि की उत्पत्ति भी वेदांत दर्शन में, भारतीय दर्शन में बताई गई है। और वैदिक गणित के इसी सूत्र के आधार पर अगर उसको उल्टा देखा जाए तो सृष्टि का जो संहार होता है, जो पृथ्वी होती है वो जल प्लावित हो जाती है, सुनामी आ जाता है, जैसे 2012 मूवी में बताया गया है हॉलीवुड के। बाद में सूर्य की अग्नि या अपनी अग्नि से सब ये जल, पृथ्वी पृथ्वी से जो जल बना वो जल से वो अग्नि रूप हो जाता है, फिर वो वायु रूप बन जाता है, और फिर वो कुछ नहीं रहता है। तो सृष्टि बनने का क्रम और सृष्टि संहार का क्रम, प्रलय का क्रम, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स, ये भी इसी वैदिक गणित के सूत्र में भारती कृष्ण तीर्थ महाराज ने देखा। उन्होंने 5 से 6 वर्ष श्रृंगेरी के जंगलों में तपस्या की और उन्हें इस दर्शन से ये सूत्र प्राप्त हुए कि जिस क्रम में, जिस सूत्रों के आधार पर, जिस लॉजिक से सृष्टि की उत्पत्ति और संहार होते हैं, उसी लॉजिक से गणित भी होना चाहिए। तो यूनिवर्सल जो सूत्र होते हैं वो ऐसे होते हैं, यूनिवर्सल जो दर्शन होता है वो ऐसा होता है। नेक्स्ट प्लीज। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में एक एटम को तोड़कर छोटे एटम में उसका विभाजन करके इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस लॉजिक से अगर कोई बॉम्ब बनाया जाए या हथियार बनाया जाए तो उससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। आप पृथ्वी तत्व से उसको जल में परिवर्तित कर दीजिए अमुक प्रक्रिया से। अब इसमें कितनी साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स की कितनी डिसिप्लिन साथ में काम करेगी तब ये लेबोरेटरी में संभव हो पाएगा, वो एक बड़ा प्रश्न है। तो एटम बम से भी बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। नेक्स्ट प्लीज। मैथमेटिक्स है, पंचीकरण आदि शंकराचार्य जी उपनिषदों में भी है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो होता है, पहले उसके 2 विभाग होते हैं। एक विभाग ऐसा ही रहता है, बाकी के एक एक विभाग से 4-4 विभाग होते हैं, और पृथ्वी के आधे विभाग में ये जल अग्नि वायु आकाश जुड़े हैं। ऐसा करके ये पंचीकृत पंच महाभूत, मतलब हम जो सृष्टि देख रहे हैं उसमें पंच महाभूत ये रूप में बने होते हैं। हम जिस पानी को देखते हैं उसमें जल तत्व 50% होता है, पानी में 12.5% क्या होता है, पृथ्वी तत्व भी है। उसी के अंदर क्यों पानी में गंध नहीं होती है, स्मेल होती है ना, वो पृथ्वी तत्व का गुण है। उसमें स्पेस भी होता है, उसमें अग्नि भी होती है, और उसमें वायु भी होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो बहुत अद्भुत विज्ञान है, जिस विज्ञान का उपयोग करके माया के बंधन से छूटकर मोक्ष प्राप्त करने की बात इन आचार्यों ने, ऋषियों ने की है। उसी का उपयोग करके उन्होंने गणित भी किया है, भौतिक विज्ञान भी किया है, आयुर्वेद भी किया है। नेक्स्ट प्लीज। ये श्रीमद् भागवत का है उपसूत्र, शिष्यते शेष संज्ञा, इस श्लोक से लिया गया है। और ये श्लोक कौन सा है, माता देव की स्तुति करती है श्री कृष्ण की कि सृष्टि के प्रलय के बाद जो कोई बचता है वो केवल आप है। इसको भागागर के लिए भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने प्रयोग किया। तो हमारे महर्षियों की जो एक विजन है वो ऐसा होता है कि वो इस दर्शन में से ये सूत्र निकालकर प्रस्तुत करते हैं। और इसमें सृष्टि की एज भी बताई गई है। नष्टे लोके द्विपरार्ध, द्विपरार्ध एक संख्या है, 2 × 10⁻17। द्वि मतलब 2, एक परार्ध मतलब 10, 10 के ऊपर 17 पावर, एक के पीछे 17 शून्य। तो सृष्टि की ह्यूमन ईयर्स में एज कितनी कही गई है, तो माता देव की पता नहीं वो कितनी बड़ी होगी या भगवान की कृपा हुई होगी। जब कारागार में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में, जन्माष्टमी हम मनाते हैं, उस समय पहले वसुदेव जी उनकी स्तुति करते हैं, बाद में देव की स्तुति का यह श्लोक है। और भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने उसमें से इतना लिया, शिष्यते शेष संज्ञा, ये बन गया वैदिक गणित का उपसूत्र। नेक्स्ट प्लीज। और ये वैदिक गणित के ही सूत्र उपसूत्र हैं। अगर
इनको इस क्रम में रखा जाए तो इससे पूरा सृष्टि क्रम, और इससे विपरीत रखा जाए तो पूरा संहार क्रम समझाया जा सकता है। मूले शून्यम विजानीयात, पहले शून्य था, फिर एक एक करके सृष्टि संरचना हुई, फिर व्यष्टि समष्टि ही, व्यक्ति ही है वो समष्टि में जो है वो व्यष्टि में होता है, फिर विलोकनम, ये तत्व आप दर्शन से जान सकते हैं। अंत्योरेव, अंत में जीवन और मृत्यु ही महत्वपूर्ण रहते हैं। वेष्टनम, क्योंकि जीव वेष्टित रहता है तो जीवन मृत्यु के चक्कर में रहता है। एक न्यूनेन पूर्वेण, इसी क्रम में संहार होता है, और अंत में क्या बचता है, मूले शून्यम विजानीयात। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, कुछ विषय में छोड़ देता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आप बताइए, नेक्स्ट, डिड इंडियन मैथमेटिक्स शेप इंडियन फिलोसॉफी अदरवाइज? भारतीय दर्शन से भारतीय गणित उत्पन्न हुआ है या भारतीय गणित से भारतीय दर्शन बना? तो जितना भारतीय दर्शन को जानेंगे आपको समझ में आएगा कि भारतीय दर्शन से ही भारतीय गणित उत्पन्न हुआ, और उसी भारतीय गणित ने विश्व गणित जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसकी नींव डाली है, और उसको इस आज जो स्वरूप में हम देख रहे हैं वहां पहुंचाया है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इसका इंटीग्रेशन करें मैथमेटिक्स एजुकेशन में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में, पीजी लेवल पर भी। और ये केवल गणित की बात नहीं है, फिजिक्स के लिए भी ये है, इसी दर्शन ने, और इसकी विलक्षणता ये है कि यही एक दर्शन ने ही, ऐसा नहीं है कि फिर गणित का दर्शन जो है वो फिजिक्स का अलग दर्शन है, इसी दर्शन से आप फिजिक्स भी समझ सकते हैं, इसी दर्शन से आप केमिस्ट्री भी समझ सकते हैं, इसी दर्शन से आप संगीत भी समझ सकते हैं। सारे जितने भी विषय हैं उनका इतना अद्भुत विकास, इतना डिटेलिंग इसलिए हो पाया क्योंकि वो दर्शन के जो सिद्धांत थे वो सार्वत्रिक थे, यूनिवर्सल थे, और प्रकृति में जो सिद्धांत हैं वो थे। नेक्स्ट प्लीज। फिलोसॉफी ऑफ मैथमेटिक्स की डेफिनेशन आप देखिएगा आजकल क्या दी जाती है, और उसके नेक्स्ट प्लीज। और फिलोसॉफी ऑफ मैथमेटिक्स जो मॉडर्न मैथमेटिक्स की फिलोसॉफी है उसका कुछ विषय पढ़ने का ट्राई कीजिएगा, आप कोई दिशा नहीं मिलेगी आपको, इसने ये सोचा, उसने ये सोचा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जबकि भारतीय दर्शन, भारतीय गणित का दर्शन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक दिशा में है, और उससे आपका सृष्टि को देखने का दर्शन तो क्लियर होता ही है, गणित का भी होता है। नेक्स्ट प्लीज। मैथमेटिक्स की डेफिनेशन ये दी गई है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस डिक्शनरी में। नेक्स्ट, कि एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नंबर, क्वांटिटी, स्पेस, इन सब का है, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए है और एप्लीकेशंस के लिए भी है। नेक्स्ट, जबकि हमारे जो पूरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य जी हैं उनसे मैं द्वारका में मिला था, तो उन्होंने मुझे एक ही लाइन में ये सेम डेफिनेशन, सेम इन द सेंस, उससे भी आगे है ये डेफिनेशन, समय के अभाव में मैं नहीं बता पाऊंगा। गणे की गणना और अगणित की लक्षणा का नाम गणित है, सिंगल सेंटेंस। आप मॉडर्न डेफिनेशन ले लीजिए, उससे भी पार की है ये। जो गणित के अंदर बाउंड्री में आ जाते हैं वो देश काल वस्तु वाली जो भी वस्तुएं हैं उनका गणित, उनसे विषय संबंधित जो विज्ञान है वो गणित भी है, और अगणित की लक्षणा जो इसके अंदर नहीं आता है, और उसका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था दिसंबर 2021 में, उनको दिया था करके। नेक्स्ट, आप सोचिए कि भारत में शून्य की खोज हुई, अब मानता है विश्व, लेकिन कैसे हो पाई, कोई बताएगा? भारतीय दर्शन से हो पाई। क्विकली मैं प्रमाण दे दूंगा थोड़े। नेक्स्ट प्लीज। गणेश पूर्वतापिन्य उपनिषद है, मूले शून्यम विजानीयात, आप मूल में शून्य को समझो, शून्य पर ब्रह्म है, ये सोच रही। शून्य जो दर्शन में शून्य है वही गणित में शून्य का रोल वही है जो दर्शन में ब्रह्म का रोल है। इतनी क्लैरिटी दर्शन की, ऐसा नहीं कि भाई 20 साल बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद डेफिनेशन बदल दी वेस्टर्न आइडियाज की तरह, रिसर्च मेथोडोलॉजी की तरह, ऐसा है ही नहीं। शून्य जो है वो ब्रह्म है, शिव है, एक है जो माया शक्ति है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा, शून्य और एक से ही सब बना है, तो पुरुष और प्रकृति से ही सब सारी सृष्टि बनी है, ये जो दर्शन है वही ये है। फिर तैत्तरीय उपनिषद कहता है कि सो कामयत, उसने कामना की कि मैं एक से दो हो जाऊं, एक से आगे बढ़ूं, तो बस एकाधिकेन पूर्वेण, उस सूत्र के अनुसार वो एक से और बढ़ता गया और पूरी सृष्टि हो गई। ये उपनिषद बताता है कि कैसे सृष्टि बनी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट। सांख्य सूत्र और तेजो बिंदु उपनिषद में भी इसकी व्याख्या है कि शून्य कोई मीनिंगलेस चीज नहीं है, एक वर्जित एकात्मा, शून्य जो है वो एक की भी आत्मा है। अवस्तु से वस्तु की सिद्धि संभव नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं निकल सकता। जबकि शून्य का प्रयोग आप गणित में बहुत सारी जगह मीनिंगफुली करते हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट। ऐसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम का इन्वेंशन भारत में कैसे हो पाया, क्यों हुआ, उसके पीछे भी दर्शन के बहुत सारे सिद्धांत और प्रमाण हैं। नेक्स्ट। आप स्कूल में पढ़े थे कि डेसिमल नंबर सिस्टम और ये जो प्लेस वैल्यू नोटेशन है भारत में ढूंढा गया? नहीं पढ़े थे। विश्व में, मैं कनाडा में पढ़ाया हूँ, 2016 से नहीं पढ़ाया जाता है वहां पर भी, कहीं पर भी आज तक नहीं पढ़ाया जाता है। बोला जाता है जब आप एमएससी में आ जाएंगे या कुछ पढ़ेंगे बुक्स या सोशल मीडिया देखेंगे तो आएगा कुछ। तो ये कार्य करना है एनईपी 2020 के जरिए, पहले भारत में होगा, बाद में हम वर्ल्ड में जहां पर भी ट्रेसेस हैं भारतीय ज्ञान का उपयोग करके, गणित का उपयोग करके जो कार्य हुआ है उसको हम रिक्लेम करेंगे कि ये भारत का है। नेक्स्ट। ये डेविड बेली या जोनाथन ने 2011 में एक आर्टिकल लिखा है कि ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल डिस्कवरी क्या होनी चाहिए। ये पीडीएफ की लिंक है, अदरवाइज ये नाम डाल के भी आपको मिल जाएगा। वो बताते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम इज द ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल डिस्कवरी, और क्यों। और वो ये भी नोट करते हैं कि इसका पूरा क्रेडिट भारत को अभी तक नहीं दिया गया है, भले ही जिसने भी ढूंढा हो। नेक्स्ट। ये विष्णु पुराण में बताया गया है कि 10 का पावर कैसे लिया जाए, 10 पावर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट। और ये जो है ये बहुत सारी संख्या यजुर्वेद, महाभारत और बृहन्नारदीय पुराण में बताई गई है 10 के पावर में। ये कैसे पॉसिबल है? अगर वो लोग इसका प्रयोग ही नहीं करते, इसकी एप्लीकेशन ही नहीं होती, तो ये बनाने की जरूरत पड़ती? नेक्स्ट। स्थान बलेन मानांतरत्वम, स्थान के बल के अनुसार उसका मूल्य होता है। ये गणित का सूत्र है और व्यवहार का भी है। मैं अगर यहाँ पे बैठा हूं तो मेरा मान अलग है, स्थान, ये स्थान है तो मूल्य अलग है, मैं वहां बैठा हूं तो मूल्य अलग है, दृष्टिकोण अलग है। तो स्थान के अनुसार बल होता है उसका। तो अगर 999 ये डिजिट है, तीनों 9 ही हैं, लेकिन ये यूनिट प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे है, उनकी वैल्यू अलग अलग है। स्थान बल के अनुसार मूल्य होता है। ये गणित के लिए सूत्र है, ये सूत्र व्यवहार में जगत में भी सच्ची है। नौकरी नहीं थी, लोगों की दृष्टि अलग थी, सरकारी नौकरी मिल गई, लोगों का दृष्टिकोण बदल गया। स्थान बलवान होते ही मान बलवान हो जाता है, मान बदल जाता है। तो अगर गणित, वैदिक गणित या भारतीय गणित, गणित के साथ साथ ऐसे व्यवहार के सूत्र, दर्शन के सूत्र के साथ पढ़ाया जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि गणित कितना इंटरेस्टिंग बन सकता है, और वो सूत्र दूसरी कितनी जगह पे काम आ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहा कि इंटीग्रेशन क्यों करना है। मेरा रोल, मैंने ये सोचा था कि मैं आपको ये बताऊं कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या है और क्यों होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। भारत सेंट्रिक कंटेंट, शिक्षा का भारतीयकरण, गणित का भारतीयकरण, और ये सत्य विचार है, मतलब सत्य की अपेक्षा के लिए है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। चला दीजिए भैया, एक दो बार चला दीजिए। कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो, यू आर वेलकम। नेक्स्ट। 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 ओके, थैंक यू। प्रीवियस हाँ, थैंक यू। धन्यवाद देना चाहूंगा डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, सीसीएस यूनिवर्सिटी, शिक्षा संस्कृति ध्यान न्यास, उच्च शिक्षा संस्थान विद्या भारती, और जो हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर जयमाला जी, एम के गुप्ता सर व्यस्त होंगे शायद, प्रोफेसर शिवराज जी, प्रोफेसर हरेंद्र जी, प्रोफेसर मुकेश जी, और कार्यक्रम का संचालन करने वाले डॉक्टर सरू जी, संदीप कुमार जी, और ऑर्गेनाइजिंग टीम, और आप सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने समय सुनने के लिए धैर्यपूर्वक। बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन या सजेशन या कोई आइडिया हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू। मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। और साथ में एक बात बताई थी कि दृष्टिहीन को रास्ता क्यों, दृष्टिहीन के दिखाए हुए रास्ते पे क्यों चले, और उन दृष्टिहीनों ने भारत का रास्ता पकड़ के ही, भारत के दर्शन का उपयोग करके ही इतना रास्ता तय किया है विश्व में, और श्रेय भी दिया है, वो भी दिखाया आपको, और इससे भी और प्रमाण है। तो क्यों ना अब हम सही रास्ते पर वापस आ जाए, यही एनईपी 2020 का मुख्य हेतु है और भारतीय गणित की दृष्टिकोण है।
जो धर्म शब्द है ना, गुण धर्म शब्द उसके अंदर निहित है। पानी पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म यह है कि आपकी प्यास बुझाए। पानी का धर्म यह है कि आग बुझाए। तो गुण धर्म कैरेक्टरिस्टिक जो इंग्लिश वर्ड है, कैरेक्टर जो वर्ड है, तो धर्म के अंदर गुणधर्म सन्निहित है। तो प्रकृति के जिन जिन तत्वों का जो गुणधर्म है, उसी को धर्म के द्वारा हमारे यहाँ व्याख्यायित किया गया है। तो धर्म शब्द से परहेज न हो, लेकिन उसके गुणधर्म के रूप में यदि देखा जाए, समझा जाए वैज्ञानिक रूप से, तो हम उसके असली तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। और मैडम ने जैसे बताया था कुछ प्रश्न अपने व्याख्यान में, तो हमने पिछले जो एक वर्कशॉप हुआ था उसी की कंटिन्यूएशन में ये हो रहा है। तो वहां हमने कुछ भारतीय गणित का जो कुछ विषय जो है, वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस वहां तब बन रहे थे या उसके ऊपर काम चल रहा था, उसमें इंटीग्रेशन के रूप में कितना होना चाहिए, क्या जोड़ सकते हैं 1 यूनिट, 1.5 यूनिट, 2 यूनिट के रूप में, और कौन से ऐसे कोर्स हैं जो हम पूरे कोर्स के रूप में ऑफर कर सकते हैं। तो वो दोनों के ऊपर हमने वहाँ पे गलगोटियास यूनिवर्सिटी में शिवराज सर के लीडरशिप में काम हुआ, वर्कशॉप हुआ था। वहाँ मैथमेटिक्स को लेकर बहुत सारे कोर्सेज को लेकर काम हुआ है। और आईकेएस के डॉक्यूमेंटेशन की और इस दृष्टिकोण से कि जिसमें वैज्ञानिक रूप से भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान को प्रस्तुत किया जाए, तो मॉडर्न और एंशियंट को ब्रिज करके काम हो, इसकी बहुत आवश्यकता है। और वही एनईपी 2020 से का उद्देश्य है, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। जी धन्यवाद। भारतीय संस्कृति वो ये कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि जो भारतीय दर्शन था, भारतीय संस्कृति थी, वो हम ज्ञान के माध्यम से दें। उसी के ऊपर काम हो रहा है सारा, कि हम उसे सामने लाएं।